हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये नावल स्टार्ट किया था, यानी कि जब मैं पार्ट 1 था, तभी मैंने बता दिया था कि ये नावल काफ़ी लॉन्ग है। इसकी जो एपिसोड बनेगी वो ऑलमोस्ट 100 के आगे पीछे होंगे, यानी कि ये काफ़ी लॉन्ग नावल है। इसमें दो नस्लों की जो स्टोरी है वो साथ साथ चल रही है। इसमें हाथ भी चल रहा है, मास भी चल रहा है, तो थोड़ा समझ में मुश्किल होगा। लेकिन तकरीबन 10 या 20 एपिसोड मज़ीद के बाद आपको बिल्कुल स्टोरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि नावल तो काफ़ी लॉन्ग है, 100 के नज़दीक जाएगा। तो अभी तो इसकी सिर्फ 4 एपिसोड्स हुई हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, काफ़ी अच्छा नावल है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा फिर मज़ा भी आएगा। अभी तो ये समझने में टाइम लग जाएगा। नावल बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, नावल बहुत अच्छा है, राइटर ने बहुत ही मेच्योर राइटिंग की है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों नस्लों में से किसकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरिया के शोहर फाहर अफंदी की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। शाह हाउस से सब लोग मुल्तान पहुंचे थे, जहां पर अफंदी पैलेस में फाहर अफंदी की अचानक मौत ने कोहराम मचा रखा था। हर आंख अश्क बार थी। दरिया की हालत नहायत ही तशवीशनाक थी। वो सदमे से बार बेहोश हो थी। उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। शहरियार, जो कि न जाने कब से जब्त की हुई खुद को भूलकर बेहाल होती माँ को संभाल रहा था, अपने दोनों मामों और रेहान जावियार को देखकर खुद पर काबू न डाल सका और उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। अभी तो वो अपने तलीमी मराहल ही तय न कर पा रहा था, और ऐसे में बाप का साया सर से अचानक उठ जाने से वो बिखर कर रह गया था। फाहर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अकेले ही अफंदी पैलेस में रहते थे। उनका आगे पीछे कोई ना था। शादी के बाद दरिया और फिर शहरियार के दम से पैलेस में रौनक लगी हुई थी, मगर उन्हें इस घर की तन्हाई शुरू से बहुत ही खिलते थे। उन्हें इसलिए उन्होंने एक दिन अचानक एक अजीब सा फैसला किया था। अभी शहरियार इंटर में ही था कि उन्होंने उसका निकाह मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाले अपने दोस्त की बेटी से करवा दिया। महविश फारूक, जो इस वक्त खुद 8वीं जमात में पढ़ती थी, अपने बाप से अपने निकाह का सुनकर हैरान रह गई थी, मगर उसके बाप ने उसके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया था। शहरियार अफंदी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और करोड़ों का मालिकियत का अकेला वारिस था, जबकि वो 4 बेटियों के बाप थे। महविश अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। अगर उसकी शादी शादिया से हो जाती तो उनकी बेटी ना सिर्फ सारी जिंदगी मलका बनकर रहती, बल्कि अपनी बहनों के लिए भी अपनी तरह हाई सोसाइटी में लड़के ढूंढकर उनका मुस्तकबिल भी संवार सकते थे। तभी उन्होंने फाहद के एक बार सवाल करते ही बिना सोचने का वक्त ही वह फौरन निकाह की रजामंदी दे दी थी। इधर शहरियार अपने निकाह का सुनकर हत्ते से उठ कर गया था, और फिर बाप की इमोशनल धमकियों और माँ की खामोश इल्तजाओं के आगे वो मजबूर हो गया था। दरिया इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी के हक में नहीं थी, मगर फाहद ने उन्हें दो टोक कह दिया था कि इस मामले में वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। यूं एक शाम शहरिया का निकाह महविश फारूक से हो गया था। उनके निकाह में शाह हाउस से जारून, रिया और जैनब ने भी शिरकत की थी, क्योंकि जमान इन दोनों बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी में थे और उनकी बीवी मरियम शाह इमरान के साथ अपनी भतीजी की शादी में इस्लामाबाद गई थी, जबकि रेहान और जाबिया भी कॉलेज टूर पर मरी गए हुए थे। इस आनंद फानन निकाह के बाद फाहर बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे थे, इसलिए दरिया भी अपने दिल को मुतमिन करने की कोशिश करती रहती। उनकी भतीजियां अगर रेहान और जाबिया के साथ मंसूब ना होती तो वो अपने बेटे के लिए अपनी किसी भतीजी को मांग लेती। न जाने क्यों उन्हें मैविस में इसका पूरा घर बनावटी और मौका प्रस्त लगता था, मगर वो शोर से यह सब कहकर उनका दिल अपनी तरफ से हड़प नहीं करना चाहती थी। वो तो इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक दूर अंदेश फैसला लिया था, मगर अपने फैसले की दूर अंदेशी को देखने के लिए वो खुद भी ना रहे थे। दरिया को इस अफंदी पैलेस से वहशत सी होने लगी थी। उसकी तन्हाई को दूर करने के शौक को दिल में लिए हुए फाहर इन दोनों माँ बेटे को बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। इसीलिए दरिया अपने बेटे को लिए हमेशा के लिए अफंदी पैलेस को छोड़कर शाह हाउस चली आई थी। शहरियार यूं अचानक अपने शहर और घर को छोड़कर आना नहीं चाहता था, मगर माँ के मजबूर करने पर वो सारा बिजनेस अपने वालिद के भरोसामंद मैनेजर के सुपुर्द करके शाह हाउस आ गया था। यहाँ आकर दरिया ने जमान शाह वाले पोर्शन में रहने को तरजीह दी थी, क्योंकि उनकी छोटी भाभी उनकी फूफी जात होने के साथ साथ उनकी गहरी दोस्त भी थे। शहरियार ने ग्रेजुएशन कर लिया था। अब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर रेहान शाह और जाबिया की यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में एडमिशन ले लिया था, जहाँ उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर लड़के फरमान दरानी के साथ हुई थी। फरमान यूं तो जाविया और रेहान शाह के कॉलेज के ज़माने का दोस्त था, मगर शहरिया का उनकी जिंदा दिली, कॉन्फिडेंस और जहानत ने मुतासर किया था। वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर दे थे। चाचा चाची ने उनको पाल पोस का इस काबिल कर दिया था कि स्कूल लेवल के बाद कॉलेज पहुंचते पहुंचते वो ट्यूशंस और छोटी मोटी जॉब्स करके अपने तलीमी सिलसिले को जारी रखे हुए था। उनका कज़न अमेरिका जाकर सेटल हुआ था
उसने माँ बाप को भी अपने पास बुला लिया था। जाने से पहले चचा ने जल्दी जल्दी में ओने पोने दामनों में घर बेचकर अमेरिका के लिए राहत सफर बांध दिया था। वो चचा के घर से निकलकर हॉस्टल में रहने लगा। उनके वैसे भी उस पर काफी एहसानात थे। वो उससे घर के मामले में बहस नहीं कर सकता था। अभी वो MBA के फाइनल ईयर में था कि रेहान और जावेद शाह की खुददारी की वजह से उसे पसंद करते थे कि नामसाद हालात में भी उन्होंने ना सिर्फ शहर की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, बल्कि कभी अपने अमीर दोस्तों से फायदा उठाने की कोशिश तक ना की थी। यही बात शहरिया को भी बहुत ही पसंद आई थी। रिया और जैनब BSc करके घरदारी में मसरूफ हो चुकी थी। जाविया रेहान का भी ये फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर से एग्जाम के बाद जाविया और रेहान की शादियां तय हो चुकी थी। ऐसे में उस्मान शाह को सबसे ज्यादा जैनब शाह का मलाल अपने भाई के साथ सर उठाने ना देता था। वो अपने बेटे की वजह से भाई से नजम लाने के काबिल ना रहे थे। वो हर वक्त खुदा से दुआ गो रहते थे कि जैनब के लिए कोई अच्छा सा लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, वो अपने घर की हो जाए, ताकि उनका सर पर रखा ये शर्मिंदगी का बोझ उतर सके। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरते रहे। दरिया की इद्दत का अरसा पूरा हो चुका था और शहरियार हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपने बिजनेस की हैबरगिरी करने के लिए मुल्तान का चक्कर लगा लेता था। उनका इरादा तालीम मुकम्मल करने के बाद सारा बिजनेस वाइंड अप करके यहीं पर लाहौर में सेटल होने का था। इसी तरह 1 साल का इख्तिताम हुआ। जाविया, रेहान, शहरियार के एग्जाम स्टार्ट होकर खत्म ही हो गए थे और घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। शाह हाउस में एक साथ 3 शादियां थी, इसलिए यहाँ पर रौनक देखने के काबिल रखती थी, देखने से ताल्लुक रखती थी। पूरे शाह हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इमरान शाह शादी पर नहीं आ सका था क्योंकि उस वक्त उनके एग्जाम चल रहे थे और जाहिरुन शाह ने तो कहा भी था वो दोनों शादियां उसके एग्जाम तक मुलतवी कर देते हैं, मगर उसने सहूलत से उन्हें इनकार कर दिया था कि उसकी वजह से शादियां आगे ना बढ़ाई जाएं और ये कि वह फ्री होते ही पाकिस्तान का चक्कर जरूर लगाएगा। शहरिया का इतने साल में मैवी से बराह किसी किस्म का रब्ता नहीं था। दरिया और फाहर ही अक्सर फोन करके सब वहाँ की हैरियत लेते थे। फाहर के इंतकाल पर दरिया समेत उसका पूरा घर अफंदी पैलेस आया था, मगर इस वक्त इतना मेच्योर ना था कि किसी चीज का होश ही नहीं था। वैसे भी शादिया को मैवी से अजीब सी चिढ़ थी। वो उस पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई थी, तभी उसने कभी उसे मिलना तो दूर देखने की भी कोशिश ना की थी। मैविश के वालिदैन कश्मीर से थे। अक्सर दरिया से सुनने को मिलता रहता कि वो अपने सब बहनों में सबसे ज्यादा हसीन है, मगर शारिया ने सिर्फ उसे निकाह के पिक्स में देखा था। हर फोटो में वो अजीब से स्टाइल में मुंह बनाए हुए बैठी हुई थी। उनके निकाह को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर शहरिया ने आज तक मैविश को सामने से नहीं देखा था। अब वो यहाँ पर शादी में शाह हाउस आ रही थी और शहरियार अभी से कोफत का शिकार हुआ जा रहा था। पहले रेहान शाह का निकाह होना था, उसके अगले दिन जाविया की बारात थी और तीसरे दिन दोनों का वलीमा एक साथ होना था। दरिया चाहती थी कि अब शहरियार की शादी भी कर दी जाए, मगर शहरियार अब भी राजी ना था। वो पहले अपने बिजनेस को वाइंड अप करके यहाँ पर पूरी तरह से स्टैब्लिश होने के बाद ही शादी की जिम्मेदारी उठाना चाहता था। दरिया उसका मौका समझती थी, इसलिए खामोश हो गए थे। रेहान पूरी शानो शौकत से फातिमा को ब्याह कर शाह हाउस लेकर आया था। उस दिन जैनब बजाय चेपा मुस्कुराहट से जाए, मगर किरची किरची दिलिये सबसे मिलती रहती। पूरी बारात में जैनब ने खुद को किसी की नजरों के हसार में कैद महसूस किया था, मगर हर बार वो अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर गई थी। पाकिस्तानी शादी में भी वो महसूस अरबी स्टाइल का सफेद गाउन पहने हुए सर के बालों का मुकम्मल सफेद हजाम में छुपाए पूरी महफिल में सबसे मुनफरिद लग रहे थे। फरमान, जो कि रेहान के पुरजोर इसरार पर कुछ देर के लिए शादी में शामिल होने आया था, उसे यहाँ आए हुए पूरा आधा घंटा हुआ था। वो रेहान से मिलने के इरादे से स्टेज पर जा रहा था क्योंकि उसे वापसी के लिए निकलना था। तभी रेहान से मिलने के इरादे से उसने उचटती हुई नजर सामने दूल्हा दुल्हन के लिए महसूस स्टेज पर डाली और फिर उसकी स्टेज पर पड़ी वो सरसरी सी नजरें वापसी का रास्ता ही बोल गई। सामने ही तो वो खड़ी थी जिसका साफ शफाफ बेदाग हुस्न देखकर फरमान की आंखें चुंदिया से गए थे। स्टेज पर दुल्हन के पास खड़ी वो अरबी लड़की मिनटों में फरमान दुरानी का सुकून, चैन, करार सब कुछ लूट के थे। वो पूरी आंखें खोले इस लड़की को देख रहा था जो कि होंठों पर एक नरम मेहरबान से मुस्कुराहट लिए हुए स्टेज पर मौजूद कुछ औरतों से बातें कर रही थी। वो फरमान की नजरों की तपश महसूस कर चुकी थी, इसलिए उसने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। फरमान ने फौरन अपनी नजरों को वापस मोड़ा था, मगर उसका दिल बार बार उसके साथ धोखाधड़ी करके सामने खड़ी हसीना की तरफ खींचा जा रहा था। वो जितना अपनी नजरों पर लगाम डालता वो इतनी बेकाबू होकर उसे बगावत कर रहे थे। फरमान ने अपना रुख मोड़कर एक गहरी सांस भरते हुए खुद को रिलैक्स किया और दोबारा मुड़कर स्टेज की तरफ देखा, मगर ये क्या, सामने खाली स्टेज उसका मुंह जा रहा था। वो हसीना वहां पर नहीं थी। फरमान के पूरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगे थे। कहाँ जा सकती है वो, अभी तो यही थी। फरमान ने अपनी बेकरार निगाहों से उसको तलाश करना शुरू कर दिया था और फिर उसे हाल के आखिरी सिरे पर 2 लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आई। वो झुक कर खड़ी हुई एक मर्द और एक औरत से कुछ कह रहे थे। फरमान की बेचैन निगाहों को चैन मिल गया था। क्या बात है, यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी बेकरारी नजरें उस माँ जमीन पर टिकी हुई थी कि अचानक अपने पीछे शहरियार की आवाज सुनकर वह चौंक कर पलटा था।
जो संजीदगी से फरमान के कंधे पर हाथ रखते उसे सवालिया नजर से देख रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बस जाने के लिए निकल रहा था। सोचा रेहान से मिल लो, फरमान ने सिटपटाते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना गई हो। थोड़ी देर तो रुको यार, अभी रुकती हो तो चले जाना, मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा, अभी से क्यों जा रही हो? शारिया ने गैर महसूस अंदाज में उसके पीछे खड़ी जैनब को देखा था। उसे साफ लग रहा था कि फरमान अभी कुछ देर पहले जैनब को देख रहा था। रुकना तो चाहता हूँ, मगर सुबह एक जगह पर जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो कहीं लेट ना हो जाऊं सुबह उठते हुए, इसलिए जल्दी जाना चाह रहा था। फरमान का खुद अब जल्दी जाने का दिल नहीं था, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। साथ ही उसे यह भी अंदेशा था कि अगर वो कुछ देर यहाँ पर और रुकता तो उसकी बेलगाम निगाहें जरूर उसका राज खोल देती, और यही वो नहीं चाहता था। इस बारे में भी बात करेंगे यार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है, मगर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो तुम शादी एंजॉय करो और भूल जाओ इस इंटरव्यू को। तुम्हारी जहानत इन छोटी मोटी नौकरी पर वेस्ट करने के लिए नहीं है। शहरियार ने फरमान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए उससे अपने साथ स्टेज पर लेकर गया। फिर पूरी शादी के दौरान वो वक्फे वक्फे से इस कातिल हसीना को देखता रहा था, जो कि हर बार उसको देखने में बेचैन हो उठती और इधर उधर देखती, किसी को तलाश करने लगती। जबकि शहरियार फरमान की स्टोरी को बहुत ही पहले पकड़ चुका था। उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया था। जैनब जैसी लड़की के साथ यकीनन फरमान जैसा इंसान ही सूट करता है। जितना खूबसूरत वो जाहिर से था, उसे 10 गुना खूबसूरत उसका बातन था। शारिया ने सोच लिया था कि शादी के हंगामे में निपटते ही वो मामू जान से जैनब और फरमान के रिश्ते की बात करेगा, मगर उससे पहले उसे फरमान को अपने साथ बिजनेस में स्टैब्लिश करना था, ताकि मामू जान के पास उस रिश्ते से इनकार की कोई वजह ना हो। अगले दिन जाविया शाह का निकाह था, जिसका इंतजाम शहर के मशहूर होटल में किया गया था। जाविया के निकाह में भी जैनब अपने महसूस स्टाइल के अरबी गाउन में थी, बालू का ऊंचा सा जोड़ा बांधे, फिर उस पर नहायत ही नफासत और खूबसूरत मुनफरिद अंदाज में हजाब किए पूरी महफिल पर छाई हुई थी। फरमान की नजरें बटा बटर कर जैनब के इर्द गिर्द तवाफ कर रही थी। जैनब ने आज भी कल की तरह घबराहट महसूस करके अपने अतराफ में देखा था, जो इस बार चोर पकड़ा गया था। उसे कुछ दूर दाएं हाथ की तरफ एक खुश शक्ल लड़का उसे घुर घुर कर देख रहा था। जैनब ने दांत पीसते हुए उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराना चाहता, मगर वो उसकी आंखें देखकर भवें उचकाते हुए मजीद दिलकशी से मुस्कुराया था। उफ, न जाने कौन बदतमीज है, उसने नाक चुराकर सोचा और वापस मुड़ गए, जबकि फरमान के होंठों पर उसके इस तरह से घूरने पर महसूस कुन मुस्कुराहट फैल गई थी। वाह, तो मैडम को गुस्सा भी आता है। फरमान मुस्कुराते हुए बस उसे सोचे जा रहा था कि शादी के अगले दोनों दिनों भाइयों का वलीमा साथ साथ था। फरमान दुरानी, जो कि रेहान की बारात में आकर जाविया के निकाह का फंक्शन स्किप करने के मूड में था, अब ना सिर्फ जाविया की बारात में शरीक हुआ था, बल्कि वलीमे के फंक्शन में भी सबसे पहले आने वाला गेस्ट वही था। वलीमे में भी जैनब ने पिंक कलर का लंबा कातान गाउन पहन रखा था, और साथ अपने महसूस अरबी स्टाइल का पिंक हिजाब के वो नहायत ही हसीन लग रहे थे। पूरे फंक्शन में जैनब ने खुद को इस वाहियात लड़के की नजरों की हंसा में पाया था। न जाने ये बाइगा कौन सा छछोरा दोस्त था जो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ गया था। शहरिया, जो कि महविश की शादी में आने का सुनकर परेशान हो गया था, रेहान की शादी में महविश से मिलकर शशतर रह गया था। जिस लड़की से वो बिना मिले हार खाता आया था, हकीकत में वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, मुजस्समाई हुस्न थी। 5 साल में या तो वो साहिरा बहुत ज्यादा बदल गई थी, या फिर ये नकाह के उस हर रिश्ते का एजाज था कि उसे एक नजर देखते ही शारिया उसका दीवाना हो गया था। उसे बार बार देखकर वो बस यही सोचे जा रहा था, इस दुनिया में क्या कोई महविश फारूक जितना हसीन हो सकता है। महविश ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वो गैर मामूली जहानत की मालिक थी। शारिया ने पहली बार जब उससे बात की तो उसने आम से अंदाज में काफी कॉन्फिडेंटली उससे बात की थी। ना आम लड़कियों की तरह वह शर्माई और ना ही घबराए। ये चीज शारिया को इम्प्रेस कर गई थी, और पूरे फंक्शन के दौरान शारिया उसे ऑब्जर्व करता रहा था। वो काफी पुरबरकरार अंदाज में दरिया बेगम के साथ खड़ी मेहमानों से मिल रहे थे। रेहान की शादी के बाद से शहरियार उसके बीच बातचीत का ये सिलसिला चल निकला था। महविश फारूक शहरियार अफंदी के हर उस अंदाज को फील कर चुकी थी जो उससे मिलने से पहले तक वो उसके बारे में लगाता आया था। वह खूबसूरती और जहानत का मजमुआ थी। सियासत के करंट अफेयर्स, अदब, फिलासफी, तारीख, मीडिया, बल्कि गैर मुल्की अकामी सिस्टम के अलावा दीन इस्लाम से जुड़े तमाम अकायद और मसाइल के मालूमात का एक वसी खजाना उसके पास था। दुनिया का कौन सा ऐसा मौजू था जिससे वो बाखबर ना थी। इन 3 दिनों में वो एक दूसरे से दुनिया भर के मौजूआत पर बात कर चुके थे। जहानत शहरियार की असली कमजोरी थी, और महविश फारूक सहीन होने के साथ साथ दूसरों के दिल में उतरने का फन भी जानते थे। ऐसे में शहरियार अफंदी कैसे न उसका असीर होता। जिस महविश फारूक के नाम से शहरियार अफंदी दूर पाता था, इन 3 दिनों में उसके लबों से सबसे ज्यादा अदान होने वाला नाम उस महविश फारूक का था। शादी के हंगामे सट पड़ते ही महविश ने राहते सफर बांध दिया था।
ایسے میں شہریار کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہاں وہ شادی کے نام سے باتا تھا، مگر اب اس کو اپنے معاوش کے درمیان ایک پل کی دوری بھی گوارا نہ ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی سے کچھ وقت اور اس دوری کو سہنا تھا، مزید کچھ وقت اسے انتظار کے ان جان لیوا لمحوں کو جینا تھا جب تک اس کا بزنس پوری طرح سے یہاں پر لاہور میں سیٹ نہیں ہو جاتا۔ کم سے کم اسے تب تک معاوش سے دوری برداشت کرنی ہی تھی۔ اس کے علاوہ ہی وہ اس سے دریا سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رہتا تھا۔ فرمان نے ایک دو فرم میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا، مگر کہیں سے اب تک کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر جانے کا تھا، کیونکہ یہاں رہ کر وہ کچھ خاص نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ارادے کو عملی جمع پہنانے کا سوچ رہا تھا کہ ایک دن شہریار اسے ملنے اس کے فلیٹ پر چلایا۔ ہاسٹل چھوڑ کر اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ شراکت پر یہ چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ شہریار آج یہاں پر فرمان کے لیے ایک ساتھ دو ایسی خبریں لایا تھا جن کو سن کر فرمان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ پہلی خوشخبری یہ تھی کہ وہ فرمان کو اپنے ساتھ اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ فرمان کی غیر معمولی ذہانت کا استعمال شہریار اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ وہ لاہور میں ہی اپنی لیدر گارمنٹس کی نئی فیکٹری کھولنا چاہتا تھا، جس کو مکمل طور پر فرمان ہی چلانا تھا، کیونکہ شہریار اپنے پاپا والی فیکٹری کا کام سنبھالا تھا اور فیکٹری میں سرمایہ شہریار لگا رہا تھا اور کام کی پوری ذمہ داری فرمان کی تھی۔ منافع دونوں کا 50-50% کی بنیاد پر طے پایا تھا۔ دوسری خوشخبری یہ تھی کہ شہریار اپنی کزن زینب کے لیے فرمان کو پسند کر چکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ماموں کو زینب کی فکر میں پریشان ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زینب کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر ہر جگہ کسی نہ کسی وجہ سے ایسی کوئی کمی نکل آتی کہ زینب کی بات ابھی تک کہیں پر بڑھ نہ سکی تھی۔ شاید ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمان کا زینب کی طرف رجحان دیکھ کر شہریار کو پوری امید ہو چکی تھی کہ فرمان زینب کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، اس لیے وہ فرمان سے اس بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ جبکہ شہریار کی بات سن کر فرمان تو گویا دلی مراد بڑھ آئی تھی۔ اس کو بن مانگے خدا اس کی پہلی نظر کی محبت سے نواز رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی موجودہ حیثیت کو دیتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ لیکن شہریار نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، جب تک وہ کسی قابل نہیں ہوگا یہ شادی نہیں ہوگی، ابھی صرف رشتہ پکا کر کے منگنی کی جائے گی۔ فرمان کے پاس اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ ہی نہ تھے، جس نے بیٹھے بٹھائے اسے اتنی ساری خوشیاں دے دی تھی۔ اس نے بے احتیاط خوشی سے نم ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شہریار کو گلے لگا لیا تھا اور شہریار اس کے جذباتی انداز پر بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ایک مرحلہ تو طے ہو گیا تھا، اب شہریار کے لیے ایک بڑا چیلنج زارون شاہ اور زاویہ کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اسی شام زاویہ سے اس بارے میں بات کرنے کی سوچی اور حسب توقع زاویہ شہریار کے بات سن کر ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ اگر شہریار کسی اور کا نام لیتا تو شاید وہ ایک سیکنڈ میں سوچے بنا ایک مڈل کلاس لڑکے کا سن کر انکار کر چکا تھا، مگر بات فرمان درانی کی تھی، جو ان کا کلوز فرینڈ تھا، جسے وہ سالوں سے جانتا تھا، اور اس کے اندر آج تک ریحان سمیت زاویہ نے بھی کوئی ایسی خرابی نہیں دیکھی تھی جسے بنیاد بنا کر اس وقت انکار کیا جا سکتا۔ زاویہ کا خاموش بیٹھا دیکھ کر شہریار کا حوصلہ بڑھا، تبھی اس نے ہمت کر کے دوبارہ فرمان کا کیس لڑنا شروع کیا۔ فرمان کا معاشی طور پر ان لوگوں سے کمزور ہونا ہی اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا، مگر اس کا بھی جو حال شہریار نے سامنے رکھا تھا وہ قابل غور تھا۔ شہریار نے ہر ممکن طور پر کوشش کی تھی کہ زاویہ کو فرمان کے لیے قائل کر سکے، اور شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا۔ تبھی مختلف دلائل دینے کے بعد وہ جیسے ہی خاموش ہوا، اسی وقت زاویہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تھا۔ صاف اشارہ تھا کہ شہریار یہ مقدمہ جیت چکا ہے، کیونکہ شہریار کی دلیلیں سننے کے علاوہ اس تھوڑی سی دیر میں ہی زاویہ نے اس رشتے کے لیے ان زاویوں پر بھی غور کر لیا تھا جنہیں شہریار مس کر گیا تھا۔ زاویہ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر شہریار سمجھ چکا تھا کہ رشتے کا سب سے مضبوط ووٹ وہ حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ دونوں مل کر زارون شاہ سے آرام سے بات کر سکتے تھے۔ زاویہ ایک ہفتے بعد ہنی مون کے لیے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے زارون شاہ اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اگلے دن وہ شہریار کو ساتھ لیے ہوئے زارون شاہ کے پاس پہنچ گیا تھا، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جیسے ہی زاویہ نے بات کی، زارون شاہ نے بنا ٹوکے سے سنا ڈالا۔ آخر میں جب زاویہ نے اس سے کہا تھا، بابا جان، زینب نے آدھی زندگی ہم سے دور نانی کے پاس بتائی ہے، کیا اب آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے پھر سے دور نہ جائے اور زندگی بھر ہماری آنکھوں کے سامنے رہے؟ فرمان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کے باپ اور ہم اس کی فیملی نہیں بن سکتے؟ فرمان ہمارے ساتھ ہماری زینب کو لے کر اسی گھر میں رہے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ زاویہ نے لجاجاتے سے باپ کے ساتھ ہاتھ تھام کر کہا تھا، نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ زارون شاہ نے ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز میں زاویہ کو دیتے ہوئے کہا تھا، اور زاویہ ان کا دو ٹوک انداز دے کر سر جھکا چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا تھا۔ زارون شاہ اٹھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ٹہلنے لگے تھے، پھر اچانک رک کر سنجیدگی سے بولے، وہ شاہ ہاؤس میں نہیں بلکہ سامنے زینب کے حصے والے بنگلے میں رہے گا۔ زینب رخصت ہو کر شاہ ہاؤس سے درانی پیلس میں جائے گی۔ ہارون کی مسکراتی ہوئی واپس زاویہ اور شہریار ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی دونوں نے آگے بڑھ کر زارون شاہ کے گلے لگ گئے تھے، اور پھر اپنے رشتے کی بات پر جب ریحا کے ذریعے زینب تک پہنچی تو کتنی دیر تک اسے یقین آیا کہ وہ چھچورا سا بندہ اس کے بھائی نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔
मगर अपने भाई और बाबा को मुतमिन देकर वह खामोश हो गई थी। रेहान शाह तो वलीमे के अगले दिन ही हनीमून के लिए रवाना हो चुका था। हफ्ते बाद जाविया भी जा रहा था। जाने से 2 दिन पहले उसने फरमान को रात के खाने पर घर पर बुलाया था ताकि उसे बाकायदा सबसे मिलवाया जा सके। रेहान और जाविया दोनों के लौटने के बाद मंगनी की तारीख तय होनी थी। ज़मान शाह उसकी बीवी को भी इस बारे में खबर मिल चुकी थी, इसलिए रात को डिनर पर पूरा खानदान इस फरमान से मिलने ज़ारून शाह के पोर्शन में जमा था। खुश शक्ल और खुश एतवार का मालिक फरमान दुरानी शाह हाउस के तमाम मकीनों को बेहद पसंद आया था। जैनब जैसी सुलझी हुई और साबर लड़की के लिए ऐसा ही हीरा सिफत शख्स होना चाहिए था। जब फरमान से मिलने के बाद दरिया बेगम की राय थी। उनके तजर्बेकार नजरों ने लम्हों में फरमान की बातचीत और एतवार से उसकी शख्सियत को परख लिया था। रेहान से भी फोन पर इस रिश्ते के बारे में राय ली जा चुकी थी। ऐसे में फरमान जैनब के शरीके सफर के तौर पर बेहद ही पसंद आया था। आहर को उनका बेहद करीबी दोस्त भी था। यूं फरमान को शाह हाउस से ओके का सिग्नल मिल चुका था। जाविया 2 दिन बाद रिया शाह के साथ हनीमून के लिए निकल चुका था। उसने रेहान के अमल का बदला रिया से नहीं लिया था। उसकी बचपन की मोहब्बत थी जिससे पाक वो खुदा का शुक्रगुजार था। रिया उसके लिए उसके रब का इनाम था, तो वो क्यों उस खुदा की नाशुक्री करता। रिया भी अपने शरीके सफर के रूम में जाविया को पाकर बेहद मसरूर थी। रेहान के इक़दाम के बाद उसे अपना और जाविया का रिश्ता टूटता हुआ नजर आया था, मगर जैनब जैसी दोस्त ने हक दोस्ती अदा करते हुए उसे और जाविया को एक कर दिया था। वाकई वो बहुत अच्छे दिल की फरिश्ता सिर्फ लड़के थे। फरमान और शहरियार अपनी नई फैक्ट्री की इफ्तिताह कर चुके थे और शहरियार धीरे धीरे करके अपना सारा बिजनेस फाइंड अप करके लाहौर में स्टैब्लिश कर चुका था। वो लोग अब तक शाह हाउस में ही रह रहे थे। शहरियार ने फैक्ट्री से इफ्तिताह करने के बाद फरमान को एक फर्निश्ड फ्लैट और गाड़ी गिफ्ट की थी। वो फरमान की खुददारी को ये अनायात गवारा नहीं थी, मगर शहरियार ने उसे काल का लिया था। इन दोनों के सर पर काम 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 और सिर्फ काम सवार था। शहरियार तो इतना ज्यादा मसरूफ हो चुका था कि उसे मैं से भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। रेहान और जाविया 1 महीने के बाद कुछ दिनों के वक्फे से एक एक करके वापस आ गए थे और अब उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। रेहान की बीवी फातिमा भी एक खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। वो सारा दिन पूरे शाह हाउस में चाहती शरारतें करती फिरते थे। ज़ारून शाह बेटे के आने के बाद अब जैनब की मंगनी करना चाहते थे, इसलिए फरमान से मशवरा करने के बाद उन्होंने 1 हफ्ते बाद का दिन तय कर लिया था।